Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the Law GAT and we have already done up till section 96, that was about appeals against decrees. Today we will do section 104 and order 43. They are about appeals against orders, यानी जिन orders के against appeal file की जा सकती है वो बताया गया है section 104 and order 43 में. So let's start with सेक्शन 104. हेडिंग है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, यानी वो ऑर्डर बताए गए हैं इस सेक्शन में जिनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है. सेक्शन कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, जो नीचे ऑर्डर्स बताए गए हैं उनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है. एज अदर एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द कोड और बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स, यानी जो इस सेक्शन में नीचे ऑर्डर्स बता दिए गए हैं उनके अगेंस्ट ही अपील फाइल की जाएगी. अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A. जो 35 किसी भी सिविल कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है जिसमें कंपनसेटरी कॉस्ट उसने अवॉर्ड की है किसी पार्टी को, तो वो ऑर्डर अपीलेबल होगा. नंबर 2, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47. अंडर सेक्शन 47 जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो वो भी अपीलेबल होगा. नंबर 3, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95. अंडर सेक्शन 95 भी सिविल कोर्ट कोई कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है. फॉर इंस्टेंस अगर किसी को अरेस्ट करवा लिया गया हो, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करवा लिया गया हो, कोई इंजंक्शन वगैरह ले लिया गया हो, लेकिन बाद में जो ये ऑर्डर होगा वो अगर तो गलत पास किया गया उसको रिवर्स बाद में किया जाता है, तो जो कंपनसेशन अवार्ड की जाएगी अंडर सेक्शन 95 वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा, उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है. अंडर सेक्शन 104 ये जो लिस्ट बताई है उसमें है. द नेक्स्ट वन, नंबर 4 इज़ एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन, यानी कोई भी फ़ाइन किसी को जुर्माना करने का कोई ऑर्डर कोर्ट अगर पास करती है तो वो अपीलेबल होगा. और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ द सिविल इन द सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन, यानी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया जाता है या और उसे सिविल प्रिजन में भेजने का जो ऑर्डर पास किया जाता है वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा. एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज़ इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन उन्होंने बता दिया गया है कि जो अरेस्ट का ऑर्डर किया गया हो वो अगर तो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने पास किया है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स तो वो अपीलेबल नहीं होगा. तो इस सेक्शन में अगर कोई फ़ाइन का ऑर्डर पास किया गया वो अपीलेबल होगा, अगर किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया गया तो वो भी अपीलेबल होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान ना अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया हो, फिर वो अपीलेबल होगा. एंड द लास्ट वन, एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज़ एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स. अब ये बात कर रहा है जो ऑर्डर 43 में रूल 1 में भी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है. ऑर्डर 43 रूल 1 में, हम उसको आगे जाके पढ़ते हैं, उस लिस्ट को भी हम पूरा देखेंगे. उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उनके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है, वो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं. सेक्शन 104 यहाँ तक जो लिस्ट बताई गई है सब सेक्शन 1 में, उसमें 35A का ऑर्डर, 47 का ऑर्डर, 95 का ऑर्डर, कोई फ़ाइन का ऑर्डर, कोई अरेस्ट का ऑर्डर, और ये भी साथ कह दिया गया कि ऑर्डर 43 में जो ऑर्डर्स पास किए जाएंगे वो भी अपीलेबल होंगे. आगे प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे एक शर्त उन्होंने बता दी है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज F. अब क्लॉज F में क्या थी? 35A, यानी जो कंपनसेटरी कॉस्ट का ऑर्डर पास किया जाएगा सब सेक्शन 5 में, जो क्लॉज 5 में बताया गया था कि कंपनसेटरी कॉस्ट का जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो अपीलेबल होगा, ये उसी से रिलेटेड है. save on the ground that no order or an order for the payment of a less amount ought to have been made. अब ये शर्त ये बता दी गई है
एफ क्लॉज में हमें क्लियर कट बता दिया गया था जो कंपनसेटरी कॉस्ट का ऑर्डर होगा वो अपीलेबल होगा। अब यहाँ पे प्रोवाइज़ो में हमें ये बता दिया गया है कि दो वो अपीलेबल है, लेकिन आप अपील इस ग्राउंड पे नहीं करेंगे कि कंपनसेटरी कॉस्ट कम की जाए। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को 1 लाख रुपया कंपनसेटरी कॉस्ट डाल दी जाए तो वो ऑर्डर तो अपीलेबल है, लेकिन वो बंदा जाके इस ग्राउंड पे अपील नहीं फ़ाइल करेगा कि जी ये 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, इसको कम करके 50,000 कर दिया जाए। ये कोई ग्राउंड नहीं है इस पे अपील। अगर आप कोई ये अपील फ़ाइल करता है तो वो अपीलेबल, फिर वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा। ये कोई ग्राउंड नहीं है। आप मान तो रहे हो कि कंपनसेटरी कॉस्ट आपको पे करनी चाहिए, आपने कोई फॉल्स और फॉल्स किस्म का ऑब्जेक्शन वहाँ पे लिया था, कोई क्लेम किया था जो बाद में प्रूव हो गया, या कोई डिफेंस लिया था फॉल्स वो बाद में प्रूव हो गया, उसके अगेंस्ट आपको कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट डाल रही है, आप यहाँ तक मान रहे हैं पर आप कह रहे हो इसको कम किया जाए, ये फिर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा। या तो आप इन टोटो उसको चैलेंज करेंगे कि ये गलत मुझे कॉस्ट डाली गई है, लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं चैलेंज कर सकते। इस ग्राउंड पे वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा डाल दी गई है, इसको कम कर दिया जाए। ये था सब सेक्शन 1 सेक्शन 104 का। अब सब सेक्शन 2 है इसका, वो कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। यानी आप जो ये अपीलेबल ऑर्डर थे, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑर्डर 47 में या एक ऑर्डर पास किया गया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की तरफ से, आपने ये अपीलेबल ऑर्डर था, आपने अपील फाइल कर दी। अब उसमें अगर फिर आपके अगेंस्ट फैसला आ गया या जो भी फैसला आया तो उसके अगेंस्ट आपने सेकंड अपील नहीं लाई करेगी, सिर्फ एक दफ़ा ही अपील प्रोवाइडेड है ये जो अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर में। अब जो अपील्स अगेंस्ट डिक्री थी वो उसमें सेकंड अपील भी लाई करती है। सेक्शन 96 वाज फर्स्ट अपील और सेक्शन 100 था सेकंड अपील भी आप उसकी फ़ाइल कर सकते हैं। दो आपने फ़ाइल सिर्फ जो सेकंड अपील करनी होती है अगेंस्ट डिक्रीज, वो सिर्फ आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फाइल करनी होती है। लेकिन जो अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स हैं इनके अगेंस्ट सेकंड अपील प्रोवाइडेड नहीं है। सब सेक्शन 2 ने क्लियर कट यहाँ तक हमें बता दिया है। तो ये था सेक्शन 104। अब इसमें अगर सिंपल सी बात है, इसने लिस्ट बता दी है कुछ सेक्शंस की और एंड पे ये कह दिया कि ऑर्डर 43 के रूल्स के अंडर अगर जो ऑर्डर्स प्रोवाइडेड हैं उनके अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती हैं। और दूसरी बात इसने 104 में सिंपल सी ये कर दी कि आप सेकंड अपील नहीं होगी अपील अगेंस्ट ऑर्डर के। सो लॉ गैट में अगर वो पूछ सकता है कि क्या सेकंड अपील लाई करती है अगेंस्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, तो उसका आंसर होगा नहीं। अब जो सेक्शंस बताए गए हैं क्लियर कट उन्होंने बता दिया 35A 47 95 अपील्स अगेंस्ट फाइन हो, अरेस्ट या डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो, बट शर्त यह है कि वो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने ना पास किया गया हो तो उनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। तो सेक्शन 104 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑर्डर 43, वो इससे रिलेटेड है, हम इनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। जैसे सेक्शन 96 और ऑर्डर 41 को हम अलग-अलग नहीं पढ़ सकते, हमें उनके इकट्ठा पढ़ना होगा। अब ये ऑर्डर 43 भी इसी तरह है। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स सेक्शन 104 और 43 ऑर्डर 43 ये अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर से है। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, जो बताई गई है उनमें सेक्शन 104। अपील्स अगेंस्ट डिक्री सेक्शन 96 एंड ऑर्डर 41। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43। अब ऑर्डर 43 क्या कहता है, इसकी हेडिंग है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। सब इसका रूल 1 अब हम पढ़ते हैं। इसमें वो लिस्ट बताई गई है जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील आप फाइल कर सकते हैं। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 104। यानी सेक्शन 104 जो हमें कह रहा है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर आप फाइल कर सकते हो, वो तो 4-5 जो उन्होंने लिस्ट बताई थी वो तो अपनी जगह है, उनके अगेंस्ट हो सकती है। प्लस ये जो अब फॉलोइंग लिस्ट बता रहे हैं इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। अब इसमें 22 किस्म के रूल्स बताए गए हैं डिफरेंट ऑर्डर्स में से सीपीसी के। वन बाय वन हम क्विकली इनको देखते हैं। नंबर 1 ए,
an order under Rule 10 of Order 7 returning of a plane to be presented to the proper court. Order 7 Rule 10 ये इसमें अगर आपने अपील रॉन्ग फॉरम पे सॉरी आपने सूट जो है वो रॉन्ग कोर्ट में फ़ाइल कर दिया तो कोर्ट आपको वापस कर देती है कि आप जाके प्रॉपर कोर्ट में फ़ाइल करें। तो इस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। जो ये रिटर्न करती है कोर्ट, ये ऑर्डर 7 रूल 10 के अंडर करती है, तो ये अपीलेबल ऑर्डर है। बी एन अपील अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 प्रोनाउंसिंग जजमेंट अगेंस्ट पार्टी। अब ये जो ऑर्डर 8 है इसका रूल 10 है, इसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर अगर कोर्ट पास करती है तो वो भी अपीलेबल है। इसमें ये होता है कि अगर डिफेंडेंट को टाइम दिया जा रहा है कि आप अपना जवाब दावा, अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाएं, एक डेट दी, दूसरी डेट दी, उसने नहीं जमा करवाया, तो उसका फिर वो जो राइट है वो क्लोज़ कर दिया जाता है जवाब जमा कराने का। उसके अगेंस्ट अगर डिक्री पास कर दी जाती है, कोई भी कोर्ट फौरी तौर पे जजमेंट पास कर देती है, तो वो ऑर्डर अपीलेबल होगा जो ऑर्डर 8 रूल 10 के अंडर पास करती है। सी और डी दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब इसमें पहली बात तो ये बताई है सी में कि ऑर्डर 9 रूल 9, इसमें ये बताया कि अगर कोई ऑर्डर इस रूल के अंडर, इस ऑर्डर 9 रूल 9 के अंडर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो वो अपीलेबल होता है। अब इसमें फॉर इंस्टेंस पहली बात जो है इसमें ये होता है कि अगर तो प्लेंटिफ नहीं आता डेट ऑफ हियरिंग पे, तो उसके अगेंस्ट नॉन प्रोसिक्यूशन करके अगर कोर्ट कोई फ़ैसला कर देती है और वो अप्लाई करता है कि इसको सेट असाइड करके दोबारा सुना जाए, सूट को रिस्टोर किया जाए, लेकिन कोर्ट अगर उसको नहीं मानती, उसकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर देती है, तो वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। अब डी में बताया है ऑर्डर 9 रूल 13। अब इसमें ये होता है कि अगर तो डिफेंडेंट नहीं आया और उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी जो सूट डिक्री हो गया, उसने अगर उसकी रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दिया और वो डिसमिस हो जाती है, तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा। सो ऑर्डर 9 रूल 9 एंड ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 9 ये डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, एंड ऑर्डर 9 रूल 13 अगर एक्स पार्टी हो जाए तो। नेक्स्ट वन ई एन ऑर्डर अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 10 प्रोनाउंसिंग जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी। ये ऑर्डर 10 रूल 4 में अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, इसमें ये होता है कि अगर तो कोर्ट किसी पार्टी को इन पर्सन बुलाती है और वो नहीं आती, वो उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनको इन पर्सन बुलाया जाता है, वो नहीं आती, तो अगर कोर्ट कोई वहाँ पे ऑर्डर पास कर देती है तो वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। द नेक्स्ट वन इज़ एन ऑर्डर अंडर रूल 21 ऑफ ऑर्डर 11। इसमें ये होता है 11 ऑर्डर रूल 21 में अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, फॉर इंस्टेंस इसमें ये होता है कि कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट्स कहा है वो आप मुझे दें, कोई इंटेरोगेटरीज कोई सवाल पूछें और वो नहीं उससे कंप्लाई विद करते, तो ऑर्डर कोई ऑन द स्पॉट कोर्ट अगर ऑन द स्पॉट कोई ऑर्डर दे देती है, वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज़ जी एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 16 फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी विटनेस को बुलाया गया है, इसमें ये होता है ऑर्डर 16 रूल 10 में ये होता है किसी विटनेस को बुलाया गया है, उसको समन भेजे गए हैं, वो नहीं आता, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का या उसका वारंट इशू किए जा सकते हैं। ये ऑर्डर जो कोर्ट पास करेगी वो चैलेंजेबल होगा, अपीलेबल होगा, उसके अगेंस्ट अपील लाई करेगी। द नेक्स्ट वन इज़ एच एन ऑर्डर अंडर रूल 20 ऑफ ऑर्डर 16। अब इसमें ये होता है कि अदालत किसी पार्टी को कहती है, अगर वो कोर्ट में ही मौजूद है, कोई डॉक्यूमेंट दो या गवाही दो इस बात पे, वो उससे कंप्लाई विद नहीं करते, तो कोर्ट अगर कोई फ़ैसला दे देती है तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा। नेक्स्ट वन है ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 इज़ रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑर्डर्स की, ये काफ़ी लेंथी ऑर्डर है। इसमें से जो रूल बताए गए हैं 34, 62, 103, 72 एंड 92, इन रूल्स के अंडर कोई अगर ऑर्डर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो वो
ऑर्डर्स भी चैलेंजेबल हो गए। ऑर्डर 21 के ये याद रखने हैं रूल्स कौन से हैं, इसमें से वो सवाल पूछ सकता है। 34, 62, 103, 72 एंड 92 एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। द नेक्स्ट वन इज़ एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 बैटमैन। अब ये जो के एंड आई हैं, ये अगर इंसॉल्वेंसी, अगर कोई प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो जाए उसके फिर आगे रिसीवर अपॉइंट कर दिए जाएँ, तो कोई एप्लीकेशन दी जाए अंडर रूल 9 और रूल 10 ऑर्डर 22 में, कोई भी किसी किस्म का कोर्ट अगर ऑर्डर पास करती है तो वो ऑर्डर्स भी अपीलेबल होंगे, उनके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। ऑर्डर 22 जो है ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है प्लेंटिफ की। नेक्स्ट वन एम, एन ऑर्डर अंडर रूल 3 ऑफ ऑर्डर 23 रिकॉर्डिंग और रिफ्यूजिंग। अब ये ऑर्डर 23 रूल 3 में ये बताया गया है कि कोई पार्टीज़ के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और कोर्ट जो है उस कॉम्प्रोमाइज़ को मानने से इनकार कर देती है, और वो जो ऑर्डर होगा जिसमें कोर्ट उनको रिफ्यूज़ कर रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ को नहीं मानते, वो ऑर्डर भी चैलेंजेबल होगा, वो अपीलेबल होगा अंडर ऑर्डर 23 रूल 3। नेक्स्ट वन इज़ एन ऑर्डर अंडर रूल 2 और ऑर्डर 25 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एंड सेट असाइड द डिसमिसल ऑफ द सूट। इसमें ये बताया गया है एन में ऑर्डर 25 रूल 2 ये है कि अगर कोई प्लेंटिफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहता हो और उसकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो डिफेंडेंट ये भी कह सकता है कि जी इससे कोई सिक्योरिटी वगैरह लें, अगर कोई कल को कॉस्ट या कंपनसेशन इस पर लगती है तो ये कैसे पे करेगा। तो कोर्ट अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर पास कर देती है कि आप इतनी सिक्योरिटी जमा करवाएं, और वो ऑर्डर जो कोर्ट पास करेगी अंडर ऑर्डर 25 रूल 2 करेगी, वो भी अपीलेबल ऑर्डर होगा। नेक्स्ट वन इज़ ओ, एन ऑर्डर अंडर रूल 2, रूल 4, रूल 7 ऑफ ऑर्डर 34 टू एक्सटेंड 5। अब ये मॉर्गेज से रिलेटेड कोई दावा अगर फाइल किया गया और जो रूल 2, 4 और 7 के अंडर कोई ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें ये सीख किया जाता है कि जो मॉर्गेज मनी है मैं सबमिट करवानी है, बट उसके लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट अगर रिफ्यूज़ कर दे कि टाइम एक्सटेंड नहीं करना, आप इसी डेट तक करेंगे, तो ये जो ऑर्डर 25 रूल 2, 4, 7 के अंडर वो ऑर्डर्स भी अपीलेबल होंगे। अब ये रूल 2, 4, 7 में डिफरेंट सिनेरियोज बताए गए हैं, बट मॉर्गेज से रिलेटेड जो ऑर्डर है 24 है, इसके रूल 2, 4, 7 अपीलेबल हैं। नेक्स्ट वन है ऑर्डर इन इंटरप्लेडर सूट अंडर रूल 3, 4 और रूल 6। अब इंटरप्लेडर जो सूट्स होते हैं उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 35 है, इसके रूल 3, 4, 6 हैं। वो अगर उनके अंडर कोई ऑर्डर पास किया गया हो तो वो चैलेंजेबल होता है। अब ये इंटरप्लीडर सूट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर इंस्टेंस मैं एक सूट फाइल करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मैंने बी से 5 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन सी कह रहा है कि उसने बी से 5 लाख देने हैं। तो अब ये इस मसले में मैं ये कोर्ट को जाके कहता हूँ जी मैंने 5 लाख देने हैं, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं किसको दूँ, बी को दूँ, सी को दूँ, जिनका आपस में मसला है। तो कोर्ट कहती है कि आप जी ये पैसे जो हैं, जो आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं आपने देने हैं, वो आप कोर्ट में जमा करवा दें। फिर वो कोर्ट बी और सी के दरमियान सूट को डिसाइड करती है। तो ये इंटरप्लीडर सूट होता है जिसमें प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट जो है वो डिफेंडेंट्स के दरमियान ही होते हैं। प्लेंटिफ का इंटरेस्ट सिर्फ कॉस्ट की हद तक हो सकता है कि उसको सूट फाइल करना पड़ा, अदरवाइज़ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो मैटर होता है वो बिटवीन डिफेंडेंट्स होता है और कोर्ट उन्हीं के दरमियान डिसाइड करती है। ये इंटरप्लीडर सूट होता है। इससे रेलेवेंट ऑर्डर है 35। इसके रूल 3, 4, 6 के अंडर अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो वो अपीलेबल होगा। द नेक्स्ट वन इज़ क्यू, एन ऑर्डर अंडर रूल 2, 3 और 6 ऑफ ऑर्डर 38। ऑर्डर 38 है इससे रिलेटेड कि अगर जजमेंट से पहले ही डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाने से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास किया गया है, ऑर्डर पास किए गए हैं अंडर रूल 2, 3 एंड 6। इसमें ये होता है कि डिफेंडेंट से कोर्ट रूल 2 में कोई सिक्योरिटी क्लेम करती है, वो ऑर्डर चैलेंजेबल होगा, अपीलेबल होगा। और रूल 3 में कि
ये होता है कि जो अगर श्योरिटी जो उसने जो श्योरिटी होता है डिफेंडेंट का, वो अगर कहता है मुझे मेरी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाए और कोर्ट उसको रिफ्यूज़ करती है, तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल, वो जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो अपीलेबल होगा। 6 में यह है कि अगर कोई अटैचमेंट वगैरह कर दी गई हो अंडर ऑर्डर 38 तो वो चैलेंजेबल होगा। सो 38 सेक्शन में 38 ऑर्डर में रूल 236 ये अपीलेबल है। नेक्स्ट वन इज़ आर, एन ऑर्डर अंडर रूल 1, 2, 4 और रूल 10 ऑफ ऑर्डर 39। अब ऑर्डर 39 इज़ रिलेटेड टू इंजंक्शंस, जो टेम्परेरी इंजंक्शंस दिए जाते हैं अंडर रूल 1, 2, वो जो इंजंक्शन दिया है कोर्ट ने वो चैलेंजेबल होगा, वो अपीलेबल होगा। इसके बाद रूल 4 है जो ऑर्डर 39 का, उसमें ये है कि अगर कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया है इंजंक्शन को, डिस्चार्ज कर दिया है, तो वो ऑर्डर भी चैलेंजेबल होगा जो कोर्ट ने उस जो टेम्परेरी इंजंक्शन दिया था उसको ख़त्म कर दिया हो। रूल 10 ऑर्डर 39 का ही रूल 10 जो नेक्स्ट है उसमें ये है कि अगर कोई सूट फॉर मनी है जिसमें पैसों का क्लेम है, तो अगर कोर्ट कोई इंजंक्शन पास करने के लिए कोई उससे क्लेम करती है कि आप जितनी अमाउंट है, फॉर इंस्टेंस अगर 10 लाख का सूट फाइल किया गया तो हम आपको स्टे तब देंगे जब आप 10 लाख रुपया कोर्ट में जमा करवाओगे एज ए सिक्योरिटी, तो वो जो ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 39 पास किया जाता है वो भी अपीलेबल होगा। सो ऑर्डर 39 के रूल 1, 2, 4 एंड 10 चार रूल के अंदर, इन चारों रूल्स के अंदर जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो अपीलेबल होगा। देन एस, एन ऑर्डर अंडर रूल 1 और रूल 4 और ऑर्डर ऑर्डर 40। अब ये ऑर्डर 40 रिसीवर से रिलेटेड है। सो रिसीवर से रिलेटेड ऑर्डर 40 में अगर रूल 1 और 4 के अंडर अपॉइंट किया जाता है रिसीवर, तो उसको भी वो ऑर्डर भी जो होगा वो चैलेंजेबल होगा, वो अपीलेबल ऑर्डर होगा, उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज़, अब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऑर्डर 41 वो अपील्स से रिलेटेड था। अब इसमें ऑर्डर 41 में अगर तो कोई एपिलेंट है, उसकी अपील अगर डिसमिस हो गया फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, उसको रीएडमिट करवाने के लिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है अंडर रूल 19 और वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है, तो वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल होगा। इसी तरह ही अगर ऑर्डर 41 में ही अगर कोई अपील जो है रिस्पोंडेंट जो है उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी हो गया है प्रोसीडिंग्स, तो वो जो ऑर्डर एक्स पार्टी का होगा अंडर रूल 1 ऑफ ऑर्डर 41 वो भी चैलेंजेबल होगा, वो भी अपीलेबल होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था 41 में के अंडर रूल 23 अगर तो एपेलेट कोर्ट केस को रिमांड कर देती है उसी कोर्ट को जिसने डिक्री पास की है, तो वो जो रिमांड का ऑर्डर है वो भी चैलेंजेबल होगा। सो ऑर्डर 41 इसमें 3 रूल्स, नंबर 1 और रूल 19 के अगर तो जिसमें अपील को रीएडमिट करवाने की एप्लीकेशन दी गई हो और वो डिसमिस हो गई हो, नंबर 2 और रूल 21 ऑफ ऑर्डर 41 के अगर रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी हो गई हो तो वो ऑर्डर भी चैलेंजेबल है, और लास्ट वन रूल 23 के जो रिमांड किया गया हो केस वो भी अपीलेबल है, उस फैसले के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर 45 रूल 6। अब ये वैसे ही ओमिट हो गया, रूल 6 जो ऑर्डर 45 का ये ओमिट हो गया, तो इसके अगेंस्ट तो क्या अपील तो नहीं हो सकती, अब ये तो रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता। एंड द लास्ट वन इज़ एन ऑर्डर अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 47 ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, यानी रिव्यू जो फ़ाइल किया जाएगा, रिव्यू एप्लीकेशन जो फ़ाइल की जा सकती है, अगर उस पर अलाउ हो जाती है तो वो अलाउ होने का जो ऑर्डर होगा जो रूल 4 के अंडर पास किया जाएगा वो अपीलेबल होगा। तो ये थी रूल 1 में ऑर्डर 43 के हमें पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है उन रूल्स की जिनके अगेंस्ट अपील लाई करती है। अब लॉग और गेट के लिए बड़ा मुझे नहीं पता कि वो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, पूछने तो नहीं चाहिए, बट
लेकिन वो पूछ भी सकता है, उसने साथ इसको स्पेसिफिकली इस ऑर्डर को मेंशन किया हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी कि किन किन ऑर्डर्स के रूल्स के अगेंस्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है। सो 104 में सब सेक्शन 1 में जो लिस्ट बताई गई है 4-5 सेक्शंस हैं, और ये पूरी लिस्ट जो रूल 1 में बताई गई है वो इसमें इनमें जो ऑर्डर्स बताए गए हैं उनके अगेंस्ट अपील लाई करती है। अब जो रूल 2 है ऑर्डर 43 का, दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसीजर। ये कहता है द रूल्स ऑफ ऑर्डर 41 शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। हमने ऑर्डर 41 अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया था कि अपील्स कैसे कैसे फ़ाइल करनी है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसके बाद उसकी हेयरिंग कैसे होनी है, वो सारा प्रोसीजर ऑर्डर 41 में बताया था। अब सब रूल 2 में 43 में ये कह दिया गया कि जो प्रोसीजर अपील्स अगेंस्ट डिक्री का है ऑर्डर 41 में, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स में भी अप्लाई होगा, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। अब रूल 3 में थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने डाल दिया है। ये एक नई चीज़ है जो अपील्स अगेंस्ट डिक्री में नहीं था, बट अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर था। नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील, कि जो अपील आपने प्रेजेंट करनी है कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट को, उससे पहले आपने नोटिस देना है। किसको? अब ये देखते हैं। 1. वेयर एवर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इज़ प्रेफर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट अभी पेंडिंग है, लेकिन उसमें कोई एक ऑर्डर ऐसा पास किया गया है जो कि उस सेक्शन 104 या उस रूल 1 में ऑर्डर 43 के में फॉल करता है। सूट अभी पेंडिंग है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है जिसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। द एपिलेंट शेल, अब यहाँ पे शेल का वर्ड है, यानी उसके लिए जिसने अपील फाइल करनी है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, उसके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उसने क्या करना है। बिफोर प्रेजेंटिंग द अपील, इससे पहले कि वो अपील प्रेजेंट करे एपेलेट कोर्ट में, गिव नोटिस ऑफ सच अपील टू द रिस्पोंडेंट और हिज एडवोकेट बाय डिलीवरिंग अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम and grounds of appeal along with a copy of order appealed against either personally or through registered post acknowledgement due, and the postal or other receipts shall be filed with the memorandum of appeal for the record of the appellate court। अब यहाँ पे ये हो गया है कि जब एक आपने किसी ऑर्डर को चैलेंज करना है, वो अपीलेबल ऑर्डर है, अभी सूट पेंडिंग है, तो आपने जो अपील उसकी फ़ाइल करनी है, अपील फ़ाइल करने से पहले जो रिस्पोंडेंट है जिनके अगेंस्ट फ़ाइल कर रहे हैं या उनके जो वकला हज़रात हैं, उनको आपने एक नोटिस देना है, जिसमें आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील, वो सारी अपील जो आपने तैयार की है वो, और जो ऑर्डर आपने चैलेंज करना है वो साथ लगा के उसको देना है। या तो आप पर्सनली भी दे सकते हो या आप थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी दे सकते हो। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट दे दो तो आपने साथ उसकी रसीद वगैरह अपनी जब अपील फ़ाइल करनी है तो उसके साथ लगाना है। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये करना ही करना है एपिलेंट ने। नंबर 2 रूल 3 का क्लॉज 2 है, ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस रेफर टू सबसेक्शन रूल 1 sub rule 1, the respondent may with the permission of the court appear before it and contest appeal and may be awarded cost on dismissal of the appeal in limine। अब इसमें यहाँ पे ये जो बताया गया है, ये एक ख़ास प्रोसीजर रखा गया है कि आपने नोटिस देना है। उसकी वजह ये बताई गई है कि अगर तो डिफेंडेंट चाहे तो बजाय इसके कि वो अपील इतनी लंबी चाहे, तो पहली डेट जब वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा एपिलेंट, उसने अपील को एडमिट करवाना है, उस टाइम उसको नोटिस अगर पहले दिया गया, वो तैयार होगा या उसके काउंसल तैयार होंगे, तो वो पहली डेट पे वहाँ पे कोर्ट के सामने अपीयर हो सकते हैं बिफोर एडमिशन ऑफ द अपील एडमिट होने से पहले, और वहाँ पे वो कोर्ट की परमिशन के साथ आर्गू कर सकते हैं इस अपील को। तो कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो जो अपील है उसको इन लिमिनी डिसमिस कर सकती है, और जो रिस्पोंडेंट है उसको कॉस्ट भी अवॉर्ड करवा सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अपील बहुत लंबी नहीं जाएगी। ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर है, सूट अभी पेंडिंग है,
तो ये बीच में से एक रास्ता निकाला गया है कि ड्यूरिंग आपने उनको पहले ही नोटिस दे देना है, और वो आके अगर पहली ही डेट पे आर्गू करते हैं बिफोर एडमिशन ऑफ द अपील, तो अगर तो अपील एडमिट हो जाती है, उस पर जो भी फैसला आता है तो वो अदर बात हो जाती है। बट हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो डिफेंडेंट है, जिसके अगेंस्ट वो अपील फ़ाइल की गई है, वो तैयार होकर पहली डेट पे ही आए और उसी दिन ही फ़ैसला हो जाए और ख़ारिज हो जाए अपील। तो ये प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन करने के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसी वजह से रखा गया है कि ये ना हो कि अपील ही 2 साल चलती रहे और पीछे से सूट भी पेंडिंग हो। सो अपील अगेंस्ट ऑर्डर अगर फ़ाइल करोगे तो आपने नोटिस पहले देना है, ये कंपलसरी है। इसकी वजह यह है कि पहली डेट पे ही अपील की आर्गू होके अपील डिसाइड हो सकती है। द लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 43, एप्लीकेशन ऑफ रूल 3, the provisions of rule 3 shall mutus mutandis apply to all applications filed before the appellate court during the pendency of a suit। अब इसमें ये बताया गया है कि जो आपने सूट के दौरान अगर जो अपील फ़ाइल करनी है अगेंस्ट एनी ऑर्डर, तो ऑब्वियसली आपने उसका नोटिस देना है। इसी तरह अगर वो अपील एडमिट हो जाती है रेगुलर हेयरिंग के लिए और वो अपील चलती है, और उस अपील के दौरान भी अगर आपने जो आपने अपील अगेंस्ट ऑर्डर फाइल की है उसकी पेंडेंसी के दौरान, उस अपील के डिसाइड होने के दौरान भी अगर कोई भी आप एप्लीकेशन देते हो तो उस एप्लीकेशन का नोटिस आपने रिस्पोंडेंट को देना ही देना। कोई भी जो वट एवर एप्लेंट हो या रिस्पोंडेंट हो, कोई भी एप्लीकेशन जब दी जाएगी ना, तो रूल 3 वाला जो पिछला प्रोसीजर था, नोटिस पहली पार्टी को देना है, वो अप्लाई हो गया म्यूटस म्यूटेंडस। इसका मतलब होता है थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर रिक्वायर्ड हो तो ठीक है, अदरवाइज सेम एज इट इज़ अप्लाई हो जाता है। सो नोटिस देना ज़रूरी है। ये मेन डिफरेंस था अपील अगेंस्ट डिक्री और अपील अगेंस्ट ऑर्डर के प्रोसीजर में। सो यहाँ पे सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सम अप करता हूँ। सेक्शन 104 में कुछ सेक्शंस बताए गए हैं, उनके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है। प्लस उसमें ये बताया गया है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर के सेकंड अपील लाई नहीं करती, क्लियर कट। दूसरी बात, अब ऑर्डर 43 में आ जाए। ऑर्डर 43 में रूल 1 में एक बड़ी सी लिस्ट बता दी गई है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। उस लिस्ट में वो रूल्स बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट जिनकी बेसिस पे अगर कोई ऑर्डर पास किया गया हो तो वो अपीलेबल होगा, वो ऑर्डर उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की जा सकती है। अब जो प्रोसीजर है रूल 2 में ये बता दिया गया कि वो वही होगा जो अपील अगेंस्ट डिक्री का प्रोसीजर ऑर्डर 41 में है, वही इसका प्रोसीजर होगा। रूल 3 में एक थोड़ा सा डिफरेंस जो इन अपील अगेंस्ट डिक्री और अपील अगेंस्ट ऑर्डर के प्रोसीजर में है, वो बताया गया है कि आपने पहले एपेलेंट ने नोटिस देना है रिस्पोंडेंट को या उसकी कौंसल को कि मैं अपील फ़ाइल कर रहा हूँ। तो अगर तो वो चाहें तो पहली डेट पे ही आके रिस्पोंडेंट तैयार होगा, उसको नोटिस मिला होगा, तो वो आर्गू कर रहे हैं और इन लिमनी भी वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर डिसमिस हो सकती है। लास्टली ये बताया गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट बिफोर द एपेलेट कोर्ट, कोई भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसका भी वही प्रोसीजर होगा, यानी पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो ये था जी और अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह।